वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वह जोर तोड़ से चल रही होगी। और इसी के साथ हम जो बिहार स्पेशल की जो क्लास चल रही है, उस बिहार स्पेशल क्लास में हम लोग पाषाण काल से लेकर आज हम जितने भी टॉपिक पढ़े थे, पाषाण काल, फिर आपका वैदिक काल, फिर महाजनपद का उदय, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना को पढ़ा चुके थे। और आज की क्लास में जो मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके जो बेटे हुए बिंदुसार, के बिंदुसार से जुड़े जितने भी फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें आज इस बिंदुसार को पहले आप जान लें कि बिंदुसार को आज आप जो क्लास में पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ, इस बिंदुसार ने मगध पर शासन जो बना, यह कितने वर्षों शासन किया, इसकी समय काल क्या था। हालांकि समय काल तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए आप अगर तिथि क्रम डेट जो डेट पे आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आराम से इतिहास जो है वो सेक्वेंस से जुड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद बिंदुसार के बारे में बात करेंगे कि बिंदुसार कौन था, यानी बिंदुसार का जो परिचय है उसको जानने का प्रयास करें। तो उसके बाद हम बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसके पीछे जो लॉजिक और कहानी जो इतिहास बताया गया है उस भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बिंदुसार जो है वह शासक कैसे बना, उसके बाद क्या बिंदुसार जब शासक बना इसने क्या कोई उपाधि भी धारण किए थे, इस उपाधि को भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि उपाधि से सवाल बनते हैं। उसके बाद कुछ विद्वान बिंदुसार को दक्षिण का विजेता भी मानते हैं, ठीक है। तो क्या यह सचमुच दक्षिण का विजेता था या नहीं था, इसमें भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही जब बिंदुसार जब शासक बना तो क्या बिंदुसार के शासन काल में कई सारे राज्यों, कई सारे क्षेत्रों में क्या हुआ था, उसने विद्रोह कर दिया था। जैसे कि आपको तक्षशिला में विद्रोह मिलेगा, उज्जैन में आपको विद्रोह मिलता है। इस सब की चर्चाएं हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम बिंदुसार की जब बिंदुसार जब बुढ़ापा की स्थिति पहुंचा, जब उसका अंतिम समय काल में वह किस संप्रदाय को मानने लगा था, इन पे भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मेरा एक आग्रह भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा कि आप जो पीछे की क्लास को आप करते आएंगे तो आपको बिहार स्पेशल पे एक मजबूत पकड़ बनते हुए एक आपका क्लियर बिहार स्पेशल होता चला जाएगा। और इसके बाद अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका मोटिव भी होना चाहिए कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी है कि आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम बिंदुसार से जुड़े जितने भी फैक्ट है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम अशोक महान जो शासक हुआ, क्या अशोक महान वास्तव में शुरुआत से था, और इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आइए बात करते हैं बिंदुसार। देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में थोड़ा सा लिंक करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब बुढ़ापे की स्थिति आ गया तो वह अंतिम समय में वह जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। और जैन धर्म के जब अनुयायी बना तो वह दक्षिण भारत में एक जगह पड़ता है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। तो जब अंतिम समय में इसने अपनी जो मगध के जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वह अपने बेटे के पक्ष में गद्दी को त्याग देता है और कहता है कि बेटा लो, अब संभालो इस मगध को, मौर्य वंश को संभालो। मैंने तो मौर्य वंश का न्यूरंग दिया और मौर्य वंश के बाद हमारी स्थिति जो है अब बुढ़ापे की स्थिति पहुंच चुके हैं और इस बड़े साम्राज्य को अब आप संभालो। और वह श्रवणबेलगोला जाता है, जहां पे वह सलेखना विधि से अपनी प्राण को त्याग देता है। तो बिंदुसार की बात करेंगे तो बिंदुसार कौन था, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। इसने मगध पे जो शासक बना, मौर्य वंश का यह दूसरा शासक था। और इसकी समय काल की अगर बात करेंगे तो 293 से 273 ईस्वी पूर्व तक, 293 से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक यह मगध पे शासन करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। इसके पीछे यह लॉजिक दिया जाता है कि जब बिंदुसार की जो माता थी, माता का नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि इसकी माता का नाम क्या है, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि जो बिंदुसार की जो माता थी, कुछ जगह चर्चा ऐसी मिलती है कि वह खुद से जहर पी ली थी, कुछ जगह चर्चा ऐसी मिलती है कि उसे जहर दे दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि जब बिंदुसार जब पेट माँ के गर्भ में जब पल रहा था तो उसकी माँ जो थी ना, वह उसको विष का सेवन कर ली थी।
जब उसकी जो माँ जो थी, बिंदुसार जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था, तो कुल मिलाकर बिंदुसार की जो माँ थी वह जहर पिए थी। लेकिन जहर जो था ना, वह उसकी माँ के शरीर में पूरी तरह से फैल गया था, जिसके कारण वह मृत्यु की कगार पे पहुंच चुकी। तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य वो आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ। तो पता चलता है कि बिंदुसार की जो माँ होने वाली है वह क्या है, जहर पीली है, और यह जो बच्चा क्या है, इसकी मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि जहर जो था ना वह पूरे शरीर उसकी फैल गई थी। तो कहा जाता है कि यह इसकी गर्भ में जो पल रहा है जो बच्चा है, उस बच्चे को चाणक्य ने क्या किया, पेट को फाड़ दिया, पेट को चीर दिया, और फिर वहां से उस बच्चे को निकाल लिया जाता है। तब बिंदुसार की शरीर में भी एक जगह बिंदु मतलब एक यहाँ पर एक बिंदु मिलता था। वो कहा गया कि बिंदुसार के शरीर में जो है अब विष का एक बिंदु, विष जो है वह एक बिंदु तक पहुंच चुका था। इस कारण से चाणक्य ने ही कहा था कि इस लड़का का नाम जो होगा वह बिंदुसार होगा। तो बिंदुसार का नाम जो बिंदुसार जो है इसलिए पड़ा, क्यों, क्योंकि विष का थोड़ा सा एक बूंद जो था वह इसकी शरीर तक भी पहुंच चुका था, जिसके कारण इसका नाम चाणक्य ने बिंदुसार रख दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि शासक कैसे बना। तो पिछले क्लास में बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़े हो गए थे, तो इसने कहा उत्तराधिकारी की तरह शासक बन गया था। इसने कोई युद्ध नहीं किया था कि नहीं, जैसे कि आगे आप चल कर अशोक को देखेंगे कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का शासक बना था। आगे चल के भले अशोक जो है वो बहुत ही क्या उदार बन गया था, लेकिन बहुत ही ईर्ष्यालु, बहुत ही क्रूर शासक अशोक को माना जाता है। कई जगह उसको चंडा शोक, काला शोक की संज्ञा दी जाती है, लेकिन बिंदुसार में ऐसा गुण नहीं था। हालांकि बिंदुसार जो था ये भी अशोक को पसंद नहीं करता था, जिसकी चर्चा कल आएगी। और बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि अशोक शासक बने, लेकिन उसकी चर्चा कल हम करेंगे। तो बिंदुसार जो है वह शासक जो बना वह उत्तराधिकारी के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के तहत बिंदुसार शासक बना। और यहीं भी एक विद्वान मिलते हैं, लामा तारानाथ। क्या मिलते हैं? लामा तारानाथ। यह कहते हैं कि बिंदुसार जो है वह दक्षिण भारत का विजेता था, और इसकी साम्राज्य जो था वह मैसूर तक फैला हुआ था। लामा तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार जो है वह बंगाल के खाड़ी से लेके अरब सागर समेत 16 राज्यों को जीता था। हाँ, लामा तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार जो था वह बंगाल की खाड़ी समेत अरब सागर सहित 16 राज्यों को जीता था, और यह दक्षिण का विजेता भी इसे मानते हैं लामा तारानाथ। और कहते हैं कि इस बिंदुसार की जो सीमा थी वह मैसूर तक फैला हुआ था। लेकिन अधिकांश विद्वान जो इतिहास में जो हुए वो कहते हैं कि बिंदुसार जो है वह दक्षिण का विजेता नहीं थे। दक्षिण के विजेता के बारे में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वही दक्षिण के विजेता थे। तो ये चर्चा की। फिर हम बात करेंगे कि बिंदुसार ने जब शासक बना तो इसने एक उपाधि धारण करती है, और इस उपाधि जो धारण करता है, इस उपाधि कौन सी उपाधि? अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस नाम की उपाधि धारण करता है, और इसका अर्थ होता है क्या? शत्रुओं को विनाश करने वाला। शत्रुओं को विनाश करने वाला। तो जब बिंदुसार जब शासक बनता है तो यह उपाधि धारण करता है, और उपाधि कौन सी? अमित्रोचेटस। और अमित्रोचेटस का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? शत्रुओं को हराने वाला। हालांकि इसने अपने पिता के भांति विदेशी संबंधों को मजबूत किया। कहा कि जिस तरह से हमारे पिताजी विदेशों से संबंध को मजबूत बनाकर रखते थे, उस तरह से यह अपने पिता की नीति पे आया। और इसने भी देखेंगे आप कि बिंदुसार के समय एक राजदूत आता है। कौन सा? वह होता है सीरिया का। सीरिया के शासक कौन थे? एंटियोकस द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय ने डायमेकस नामक राजदूत मगध के दरबार में भेजा, और यह डायमेकस जो है वह पटना आता है। इसी प्रकार से मिस्र से बात करेंगे तो बिंदुसार ने मिस्र के साथ भी संबंध स्थापित किए, और उस समय के शासक मिस्र के थे टॉलमी फिलाडेल्फ।
तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसकी जो विदेशी नीति जो थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समान थी। इसने अपने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए विदेशों के संबंध किए। हालांकि एक ऐसी चर्चा मिलती है कि जब जो सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय के राजदूत जो था वह, जिसका नाम डायमेकस मिलता है, वह पटना आता है और पटना आने के बाद दोनों के बीच एक संधि होती है और इस संधि के तहत बिंदुसार जो है वह सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग करता है और ये 3 चीजें परीक्षा में पूछी जाती है। और यह इसमें आप जो 3 चीजें हैं वह मीठी मदिरा की मांग करता है। उसके बाद यह सूखी अंजीर की मांग करता है और इसके बाद एक दार्शनिक की मांग करता है। बिंदुसार जो था डायमेकस से कहा कि हमें अपने शासक से यह 3 चीज दिलाओ। डायमेकस कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, आप ही दिलवा देते हैं। तो मीठी मदिरा तो उसको दिलवा दिया। बोलो भाई, लो भैया, मार के निपट जाओ अपना। उसी प्रकार से आपका सूखी अंजीर की बात कर ली गई। उसके बाद एक दार्शनिक नहीं दिया गया। दार्शनिक इसलिए नहीं दिया गया था कि सीरिया के शासक ने कहा कि जो यूनानी जो कानून है वह दार्शनिक की मान्यता नहीं देता है, इस कारण से आपको हम दार्शनिक नहीं देंगे। आज मीठी मदिरा लीजिए, सूखी अंजीर लीजिए और इसी को खाकर मस्त रहिए और अपने राज्य में अपने शासन को संभालिए, लेकिन हम दार्शनिक आपको नहीं देंगे। बिंदुसार ने कहा कोई बात नहीं, मीठी मदिरा तो मिल गया, सूखी अंजीर भी मिल गया। तो इस प्रकार से विदेश नीति पे इसकी एक अच्छी समझ विकसित थी। आगे चलकर देखेंगे अशोक ने भी विदेशों के साथ संबंध को मजबूत किया है, ठीक है ना। और देखिए, जैसे कि आप आज के दौर में जितनी अच्छी आपकी वैदेशिक नीति रहेगी उतनी अच्छे आप क्या करेंगे, आप एक अच्छे राज कहलाएंगे, वहां का शासन व्यवस्था बेहतर होगा। इसलिए आज की जो वर्तमान सरकार जो है वह वैदेशिक नीति पे बहुत बड़ी फोकस कर रही है। इसलिए क्योंकि जब तक आप विदेशों के साथ संबंध अच्छे नहीं करेंगे तो आपके जो राज्य सुचारू रूप से, क्योंकि आप सिविल होंगे, ये दुनिया है ना, ये दुनिया गोल है और इस दुनिया में आप अगर एक कुएं के भीतर मेढक बनकर रहेंगे तो जैसे मेढक कैसे कहता है कि भैया पूरी दुनिया जो है कुआं है, अरे कभी नहीं, कुआं से बाहर निकलोगे तब तो देखोगे कि दुनिया था है, दुनिया गोल है। और दुनिया के गोल से अगर बाहर रहेंगे तो आप अपने गोल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान सरकार जो है वह वैदेशिक नीति में बहुत फोकस कर रही है और इस कारण से आज भारत की स्थिति जो है, आज देख रहे होंगे कि भारत कहीं भी मीडिएटर बनने के, कहीं भी कोई लड़ाई होता है, कोई भी देश के साथ लड़ाई होती है तो भारत वहां पे अपनी शक्तिशाली के साथ, मजबूती के साथ अपने बात रखता है। तो हमारा विदेश नीति का प्रभाव है। इस प्रकार से विदेशों के संबंध में बिंदुसार की समझ अच्छी थी। उसके बाद बिंदुसार के समय कुछ विद्रोह भी मिलते हैं, जैसे कि तक्षशिला विद्रोह मिलता है। इसी प्रकार से बिंदुसार के समय जब तक्षशिला विद्रोह हुआ, इसने अपने बेटे, इसका बड़ा बेटा था सुशील और इसका एक बेटा था अशोक। तब बिंदुसार जो था वह अशोक को कभी कतई पसंद नहीं करता था। उसके फुटी आंखों से अशोक को देखता था, कहता था कि तुम, मैं कुछ भी उसमें चिढ़ जाता था। और सुशील को वह बहुत प्यार करता था और बहुत ही सुशील लड़का था। लेकिन जैसे ही विद्रोह तक्षशिला में होता है तो बिंदुसार कहता है बेटे को, सुशील को, और कि सुशील इधर आओ। तो बोला बोली बाबा क्या बात है? तो देखो यार, तक्षशिला में विद्रोह के जाओ दबा दो, क्योंकि बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी के तहत देखा जाए तो सुशील ही मगध का शासक बनता और बिंदुसार भी चाहता था कि शासक जो बने मगध के वह सुशील बनेगा और इसी के लिए उसको विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया गया था। लेकिन जब बिंदुसार के जो बड़ा बेटा सुशील जो था वह उस विद्रोह को दबाने में असफल होता है और तब बिंदुसार जो है वह 18 वर्ष के नौजवान, जिसे बिंदुसार फूटी आंखों से पसंद नहीं करता था, कहता है कि जाओ संभालो, देखो वहां पे क्या हो रहा है। जब अशोक जाता है वहां पे तो अपनी कौशल और रणनीति समझ के साथ मात्र 18 साल की उम्र में ही इसने तक्षशिला के विद्रोह को
सफलतापूर्वक दबा दिया और उसी यह बहुत समय से इच्छा रहता था कि वह मगध का शासक अशोक बने। लेकिन जब तक्षशिला में इसकी विद्रोह सफलता को दबा दिया गया तो फिर इसे एक प्रयास किया गया कि अशोक को जो है वह तक्षशिला से उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया था। हालांकि इसे तक्षशिला में गवर्नर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको ताकि पाटलिपुत्र के पहुंच ही बाहर रहे। बिंदुसार कतई चाहता था कि अशोक शासक बने, लेकिन और अशोक की जो लालसा थी, क्योंकि देखिए आपके अंदर जब तक जज्बा नहीं आएगा, जब तक अंदर आपके अंदर जुनून नहीं आएगा, जब के अंदर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। आप किसी के बुक पढ़ने से, किसी के वीडियो देखने से, किसी की सेमिनार अटेंड करने से क्या आपके अंदर मोटिवेशन आ सकता है? ये सब फर्क मतलब फालतू बातें हैं। जब भी मोटिवेशन आता है तो अंदर से आता है, और जब अंदर से मोटिवेशन आता है तो जिसे कहा गया है कि जो अंदर से जो आग धरती है उसकी लावा इतनी मजबूत होती है कि उसको किसी को बुझा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको अंदर से जो आत्मा करे, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में आपको कभी भी फैसला लेना पड़े कोई भी चीज के लिए, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप किसी के सबकी बात सुनिएगा और उस सभी के बात सुनने के बाद फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सी फैसला इसके लिए उचित होगा, उस समय अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिएगा। क्योंकि अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज जो होती है ना, वह कभी गलत नहीं होती। और कभी इस पे हम बहुत व्यापक चर्चा करेंगे कि अंतर आत्मा से आवाज जो निकलती है वह बिल्कुल सही कैसे होती है। उसके बाद बिंदुसार जब अपने बुढ़ापे की स्थिति पहुंचा तो वह आजीविक संप्रदाय के अनुयायी बन गया था और इसने आजीविकों के लिए कई सारे प्रयास किए थे। इस प्रकार से बिंदुसार जो है वह बिंदुसार के से आपके प्रश्न बनेंगे तो आप क्या पूछेंगे, विदेशी संबंध से पूछ लेंगे कि बिंदुसार के दरबार में कौन से राजदूत आए थे। इसके बाद प्रश्न बनेंगे, इसकी उपाधि पूछ लिया जाएगा। इसके साथ ही उसके साथ ही आपका बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, यही क्वेश्चन बनेंगे। इसी के साथ आज आपके बिंदुसार को टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और कल आपके अशोक महान, जो कि आप देखेंगे कि इतनी लड़ाकू था, इतनी क्रूर था, यहां तक कि अपने विरोधियों को धूल चटाया था, विरोधियों को ऐसी सजा दिलवाता नहीं था बल्कि खुद से देता था। इन सभी मुद्दों पे कल आपकी अशोक महान को बताएंगे कि अशोक एक नॉर्मल 18 वर्ष लड़का जो है वह इतिहास में कैसे एक महान शासक बनता है, इतनी क्रूर होते हुए भी वह लास्ट में कैसे एक दयालु और सहिष्णु और सदीना के लिए जो युद्ध के बल पे, तलवार के बल पे वह अपनी गद्दी को स्थापित करता है, लेकिन इस गद्दी को संचालन करने के लिए वह जिंदगी भर के लिए क्या करता है, तलवार को फेंक देता है। जिसमें कल हम कलिंग युद्ध की चर्चा करेंगे कि कैसे कलिंग युद्ध ने अशोक महान शासक को सदा के लिए भेड़ी घोष को त्याग कर धर्म घोष की ओर ले गया। इसमें चर्चाएं करेंगे। और एक बात और आप याद रखिएगा कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, ये जिंदगी है जनाब, इससे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो जनाब, हाथों के लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो जनाब, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं होती, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं होती। और इसी के साथ अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक शेयर कर दे। और मिलते हैं कल की क्लास अशोक महान के साथ, और कल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। और तब तक के लिए आप सभी को अशोक को पढ़ लीजिएगा और बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।